अब हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया था बोर्स का एटॉमिक मॉडल इसी बात को लेकर के फेल हो गया था क्योंकि वो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर होना चाहिए, इस बात को बोर नहीं जानते थे। इसी वजह से उनकी बात का लिमिटेशन मिला था। उनकी बात में क्या क्या लिमिटेशंस था? लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल को उस समय ऑब्जर्व किया गया जब ज़ीमान्स इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया। देखा गया कि हाइड्रोजन एटम से मिलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में ज़ीमान्स में m है ना, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी हाइड्रोजन एटम में, वो फर्दर स्प्लिट हो जा रही थी। ऐसे ही स्टार्क इफेक्ट में देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव जब स्पेक्ट्रल लाइंस पर देखा गया तो लोगों ने सोचा कि कुछ बात है जो अभी भी बोर्स के एटॉमिक मॉडल में समझाया नहीं जा सका है। एक्चुअली बोर का लिमिटेशन यही था कि वो इलेक्ट्रॉन के डुअल बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे थे। और आगे चल करके हम देखेंगे ज़ीमान्स इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है और ये क्या समझा रहा था। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर तरीके से इसके मॉडल की कमियों को दूर करते हुए क्वांटम मैकेनिक्स को जब हम फॉलो करेंगे उस समय मैं बताऊंगा ये ज़ीमान्स इफेक्ट किसके बारे में इशारा कर रहा था। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं, बोर्स का एटॉमिक मॉडल सही तो था लेकिन एक लिमिट तक सही था। बोर्स सिर्फ और सिर्फ शेल तक बताए थे, शेल के बारे में ठीक ठाक जानकारी दिया, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे शेल के भीतर, किसी भी शेल के भीतर कई सारे सब शेल होते हैं। क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। और किसी भी सब शेल के भीतर कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्या हुआ? शेल, एक ही शेल के भीतर कई सारे सब शेल होते हैं और कोई एक खास सब शेल फर्दर कई ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है। यह बात बोर को नहीं पता था, बोर सिर्फ यहीं तक इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो आगे की बात कैसे पता चली? ये एक्चुअली मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ये में का ये जो इफेक्ट जो देखा गया था स्पेक्ट्रल लाइंस पर, वो एक्चुअली इसी ओर इशारा कर रही थी, ऑर्बिटल्स, सब शेल्स के बारे में। और यही वजह था कि वैज्ञानिकों ने आगे अभी और फाइनर डिटेल्स शेल के भीतर जाने की कोशिश किया, फिर सब शेल के बाद ऑर्बिटल्स के भीतर जाने की कोशिश किया। ये चीजें इसके साथ शामिल थी, यही कमियां हुई। तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल की कमी और उस कमी को दूर करने के लिए अगली थ्योरी दी गई, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। चूंकि ये कमी थी उसी बात को दूर किया, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। किसने दिया था? डी ब्रॉगली ने दिया था। डी ब्रॉगली ने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को प्रपोज किया था। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ बोर्स के एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपका बेसिक नॉलेज काफी स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि बेसिक नॉलेज तो स्ट्रांग हो ही जाएगा, इसके साथ ही साथ आप पूरा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकेंगे। और आप विश्वास करिए, जब कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द पूछे जाते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है। इसलिए मैं एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं, फिर एनसीईआरटी पर ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में उतरता है तो कितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होगी और कितनी वेवलेंथ का वो रेडिएशन होगा। तो आप जानते हो ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू वाला फार्मूला है या फिर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है। यहाँ सारे वैल्यूज आप डालना, आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या डालेंगे आप, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 है ना डेल्टा ई की वैल्यू। और यहाँ पर आप लिखेंगे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला था एनर्जी के डिफरेंस का,
है ना। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है डेल्टा ई का, इस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे, जो एनर्जी का फार्मूला है इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले के साथ साथ यूनिट क्या चल रहा है ये बड़ा मायने रखता है। एच की वैल्यू किस यूनिट में रखना है, एसआई में अगर रखना है, एसआई सिस्टम में, यानी एसआई सिस्टम आपने पहले चैप्टर केमिस्ट्री में भी इसके बारे में सुन रखा है या फिर आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, तो इसमें क्या करते हैं आप वैल्यूज को मीटर में, सेकंड में, है ना, इस तरीके से आप लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। तो वो बात आपको ध्यान में रखना है। दूरी अगर दी गई है एंगस्ट्रॉम में तो उसको आपको बदलना पड़ेगा, ये सारी चीजें, रेडियस दिया हुआ एंगस्ट्रॉम में तो उसको बदलना पड़ेगा अगर आप एसआई में लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर सिस्टम को ध्यान में रखना होगा, किस सिस्टम की यूनिट को आप फॉलो कर रहे हैं, इसके आधार पर आंसर दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहीं पर देखिए जूल है, जूल के आधार पर लगाया गया कांस्टेंट है। अगर यही जूल की बजाय अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो इसी फार्मूले को, ये डेल्टा ई इज इक्वल टू ये जो फार्मूला है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 13.6, है ना, 13.6 और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये 13.6 किसके बारे में बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस आंसर को बताने के लिए कह रहा है। और यहां पर ये जो वैल्यू दी गई है जूल के रूप में दी गई। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या डिफरेंस है, आप बात समझिएगा, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिए। कोई भी डेटा हो, अगर आपके पास, बात समझ लीजिए, बहुत खास बात बता रहा हूं, अगर कोई भी डेटा, अगर मान लीजिए 13.6 आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको कोई कहे जूल में कन्वर्ट करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कर दीजिए, ये वैल्यू जूल में बदल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू जूल में बदल जाती है। वही अगर कहीं कोई वैल्यू जूल में दी गई है तो उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर यूनिट का खेल आपको पता होना चाहिए। वैल्यू अगर एसआई यूनिट में ही अगर आपको आंसर बताना है तो उसका ध्यान रखिएगा, आंसर अपने आप आएगा। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं हीलियम आयन के लिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी और रेडियस, सीधा सीधा आपको फार्मूला अप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। हाइड्रोजन एटम, अब एक सवाल और है, हाइड्रोजन एटम के 5th शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, समझ रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है 5th शेल में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। मान लीजिए मुझे एनर्जी बतानी है तो मैं जूल में बताऊं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताऊं, मेरी मर्जी। तो अगर मैं उसमें बताता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताता हूं तो उसको 13.6 डिवाइडेड, है ना, 13.6 कांस्टेंट रखेंगे, 1/n² लिखेंगे ना हाइड्रोजन एटम के लिए। अब यहाँ 5th शेल की बात करें तो 5 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ पर कुछ माइनस में वैल्यू आएगी, -x वैल्यू आ गई, मान लीजिए इसकी आंसर कितना आया। हाइड्रोजन एटम के 5th शेल की एनर्जी बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 5th शेल की एनर्जी बताया -13.6 1/n² और E इज इक्वल टू -x, इसकी वैल्यू है, मैं रैंडमली कह रहा हूं, -x आ गया। अब ये कह रहे हैं कि यहां से इस 5th शेल में इसकी जो एनर्जी है वो बताइए और इसको आयोनाइज करने के लिए कितनी और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा, किसी चीज को आयोनाइज करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको उतनी ही वैल्यू प्लस में जोड़नी पड़ेगी। जितना वैल्यू यहां माइनस में अभी मिल रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, उतना ही वैल्यू प्लस में ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आयोनाइज हो पाएगा। फंडा ये होता है कि किसी को आयोनाइज करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के पास रिजल्टेंट 0 वैल्यू होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कोई किसी के प्यार में पागल है और उसने क्या किया, नुकसान में चल रहा है, निगेटिव में चल रहा है, तो उसको फर्दर सामान्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना निगेटिव में है उतना उसको वैल्यू दीजिए, तब जाके वो 0 हो पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। वही चीज यहां पर है, इसकी वैल्यू कितनी है, -x है, इतना निगेटिव में वो चल रहा है तभी वो 5th शेल में घूम रहा है। मेरे पिछले लेक्चर से इसको लिंक करिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ये माइनस स्टेट क्या बता रहा है, माइनस वैल्यू एनर्जी का। मान लीजिए मैं रैंडमली बोला -x अगर आंसर आया तो ये माइनस वैल्यू ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी की कमी है तभी वो हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में घूम रहा है। इतना वैल्यू जब आप ऐड करोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 होगी, तब जाकर के वो उसके अट्रैक्शन से बाहर निकल पाएगा, तो उतना ही पॉजिटिव वैल्यू देना पड़ेगा। अब यहां पर कह रहे हैं एक और सवाल, एनर्जी रेशियो ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ दिस टू दिस, है ना, इन दोनों के बीच में 3000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वाले फोटॉन की एनर्जी का रेशियो बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा।
हम जानते हैं ना एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो क्या होगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1, है ना। तो ये फार्मूला यहां पर लगा करके आप आंसर बना लोगे। मैं जानबूझ करके क्वेश्चन को हाफ लेवल तक ले जा रहा हूं ताकि आप खुद सॉल्व करें और खुद से इसको आंसर निकालें। ये कह रहे हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट किसको कहते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आप समझिए इलेक्ट्रॉन कहां पर है बेटा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में नॉर्मली घूमता है, हम जानते हैं ना। सन की बात छोड़ दीजिए, सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में घूमता है। अगर ये पहली बार एक्साइट होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, तो N1 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन। अगर ये यहां से कूद करके N इज इक्वल टू 3 में जा रहा है तो दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर क्या हुआ, अगर ये पहले से तीसरे में जंप कर रहा है उसके लिए ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट मानिए। तो ये यहां पर ये जंप करने की बात नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड स्टेट तक पहुंचे या थर्ड स्टेट में पाया जाए तब उसको हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ये बात समझ लीजिए, यानी ये थर्ड लेवल की एनर्जी जानना चाहते हैं, थर्ड शेल की एनर्जी। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है ना, RH माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, आंसर आ जाएगा आपको। फिर ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया गया है हाइड्रोजन एटम के लिए, है बात ठीक है। तो थर्ड से सेकंड में एनर्जी कितनी इमिट होगी, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH है ना, 1 माइनस N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये इसका फार्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की, कितनी एनर्जी रिलीज होगी उन सारी चीज़ों को समझा। तो हमने एक बेसिक लेवल पर तमाम तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हमने पॉइंट्स यहाँ पर सीखे हैं। अब हम बात करें डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर की। कैसे उन्होंने प्रूव किया था डुअल बिहेवियर को, डुअल बिहेवियर किस तरीके से प्रूव किया गया था, तो उसके लिए बताएं। आप जानते हैं कि इसके लिए एक फार्मूला बताया उन्होंने, डी ब्रॉगली ने। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम है, उसके साथ एक वेव लेंथ, एक वेव एसोसिएटेड होगा जिसके बीच में रिलेशन होगा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से उन्होंने समझाने की कोशिश किया। जैसे मोमेंटम किसका कैरेक्टर है, पार्टिकल का, बात समझिएगा, मोमेंटम किसका कैरेक्टर है, पार्टिकल का। मास है उसके साथ वेलोसिटी है, समझ गए आप, मास है उसके साथ एक वेलोसिटी है। मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी हो गई, एक पार्टिकल की जो m मास रखते हुए v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। इसको आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, मैकेनिक्स में आप न्यूटन के लॉ में आप पढ़ते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। तो मास कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, ये पार्टिकल का कैरेक्टर है, और लैम्डा वेव का कैरेक्टर है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास मोमेंटम है तो उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और किसी के पास वेवलेंथ है तो उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। इसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट की मदद से, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, अब यहां पर क्या बात होता है, ये रिलेशनशिप अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। यहां पर देखें, इस रिलेशनशिप ने मैटर की प्रॉपर्टी को रेडिएशन से रिलेट कर दिया। इसीलिए आगे चल करके एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल भी दिया है, दो तरीके के एग्जाम्पल दिए हैं। उसने कहा है इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम दे दिया और बोल रहा उसकी वेवलेंथ बताओ। एनसीईआरटी ने आगे चल करके दो तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में उसने कहा है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दे दिया और उसकी वेवलेंथ जानना चाहते हैं। दूसरे क्वेश्चन में फोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं फोटॉन, लाइट की वेवलेंथ दे दिया और उसका मोमेंटम जानना चाहते हैं, उसके भीतर पार्टिकल कैरेक्टर कितना है वो जानना चाहते हैं। कितना खूबसूरत सा है नेचर की सिमेट्री। यही सिमेट्री बोर नहीं समझ पाए थे, उसी को समझाने के लिए डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर दिया गया। किसने दिया, डी ब्रॉगली ने दिया। उन्होंने ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था। अब यहां कई बार क्या होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, या p को एक्सपेंड कर तो mv होता है। कई बार क्या होता है यहां पर p और लैम्डा के बीच में रिलेशनशिप न दे करके वो इस रिलेशनशिप जानना चाहते हैं
काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, इस P की वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर देखें, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, चूंकि वो बार बार कहेंगे इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है, उसके भीतर कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है किसी काइनेटिक एनर्जी से तो उसकी वेवलेंथ बताइए। इस तरीके के सवाल दिए जाते हैं। तो E इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे मास से। तो यहां पर देखें E इज इक्वल टू हाफ mv², मास से मल्टीप्लाई किया, मास से हमने इसको डिवाइड किया, ये आया हमारा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, E इज इक्वल टू हाफ mv² होता है ना, मास से मल्टीप्लाई भी किया, मास से हमने डिवाइड भी किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब होगा ये कि ये हो जाएगा m² v² और हाफ है, यहां पर देखिए m² v² हो गया और ये m यहां चला गया है ना, और ये 2 से यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2me, ये देखें ना आप m² v²। अब ये 2me इज इक्वल टू p² हो जाएगा। अब यहाँ p इज इक्वल टू क्या करेंगे, √2me लिख सकते हैं। यह वैल्यू अगर हम पुट कर दें अपने फार्मूले में तो लैम्डा इज इक्वल टू हम एक तो लिख सकते हैं h/mv या लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me। E मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी लिख दे तो भी आप समझ लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी है वो। या इसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बोलते हैं, ठीक है, ईवी के टर्म्स में। तो हालांकि वो मॉडर्न फिजिक्स में एक फार्मूला आता है, उसमें क्या करेंगे लैम्डा 2m और ये एनर्जी को चार्ज और वोल्टेज या पोटेंशियल के डिफरेंस, पोटेंशियल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिखा जा सकता है, तो E इंटू वी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक फार्मूला ये भी बन सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/2mev। यहाँ पर EV मतलब ये स्मॉल e चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ या QV कह लीजिए, चार्ज ऑफ द पार्टिकल इनटू ये है वोल्टेज, है ना, अप्लाइड वोल्टेज। तो ये एक फार्मूला और भी है जो आगे एक्सपेंड करता है। तो इस तरीके से एक्सपेंड ये फार्मूला होता रहता है। अब एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी का जिसमें यह सवाल पूछा गया है, उसी को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। एग्जाम्पल आप देखिएगा एनसीईआरटी का जो दिया हमने, उस इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी, वेवलेंथ वो जानना चाहते हैं, तो वेवलेंथ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। अगले सवाल में उन्होंने क्या किया है, फोटोन का वेवलेंथ दे दिया है, फोटोन का वेवलेंथ दे दिया है और फोटोन का मास जानना चाहते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/p h/mv। अब यहां पर क्या होगा, v का मतलब फोटोन है ना, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट डालेंगे और फोटोन का मास निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए नेचर की सिमेट्री, कहीं हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल रहे हैं और कहीं फोटोन का हम मास निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से नेचर के डुअल बिहेवियर को हम देख रहे हैं, डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो मैटर का डुअल बिहेवियर है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हैवी पार्टिकल्स पर इस बात को अप्लाई करना मुश्किल है क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी आती है, वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम आती है। एक क्वेश्चन उस पर भी दिया गया है एनसीईआरटी में, तो इसलिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्व करने के लिए, वैल्यू को फील करने के लिए छोटे साइज का पार्टिकल होना चाहिए, मास बहुत कम होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के पास ही पॉसिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को जब समझ लिया गया जनरल ऑब्जर्वेशन में, हम आइडियली तो कह सकते हैं कि जब हम भी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हम भी वेव की तरीके से एक वेवलेंथ शो करते हैं, लेकिन ये बात आइडियल लैंग्वेज में सही है, डेली लाइफ में सही नहीं है। डेली लाइफ में ये बात नहीं पॉसिबल है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये बात एस्टेब्लिश भी हुआ। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई। इसमें डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए डिफ्रैक्शन की मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। काफ़ी यूजफुल हुआ। वो ऐसी चीज़ें जो अब तक देखी नहीं जा सकती थी, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना पॉसिबल हो सका। वो इसी का कमाल था, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद हम सीधे क्वांटम नंबर्स की ओर बढ़ेंगे।